नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। कोरोना के मामले भारत में 10 लाख से ऊपर चले गए हैं। 10 लाख का आंकड़ा हमको भारत में हम 135 करोड़ के मुल्क हैं, तो हमको 10 लाख का आंकड़ा शायद डराता नहीं है, हमको खास चिंता नहीं होती है इससे। लेकिन क्या इस आंकड़े से हमको डरना चाहिए, हमें फिक्र करनी चाहिए? इसी पे हम बात करेंगे। इसके आगे की तस्वीर क्या है? पिछले 24 घंटे में 35,000 नए मरीज जुड़े थे जब 10 लाख का आंकड़ा पार हुआ। अब 10,38,000 के आसपास ये आंकड़ा है। कहाँ हैं हम कोरोना के मोर्चे पर? कहाँ जाते दिख रहे हैं? और क्या हो सकता है, जो हो रहा है वो सही है? इसी पे बात करेंगे। अब मैं आपको मिलवाता हूँ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अपूर्व भारद्वाज इंदौर में रहते हैं और डाटावाणी करते हैं। डाटावाणी चलाते हैं से ज्यादा कहना होता है, डाटावाणी करते हैं। एक मेरे साथी और जुड़े हैं इस चर्चा में मेरे साथ, और मेरे पुराने दोस्त हैं, और ये भी आपकी तरह स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी रहे हैं। इन्होंने भी आंकड़ा विज्ञान जो सांख्यिकी जिसको कहते हैं वो पढ़ा हुआ है। राजेंद्र तिवारी हैं, पुराने पत्रकार हैं। कोरोना का जो हाल है अभी, वो जो दिख रहा है और जो दिखने वाला है, कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं, ये जरा नटशेल में बता दें, तो उसके बाद आगे के सवाल पूछे जाएं। देखिए आलोक जी, बेसिकली कोरोना को जो हम शुरुआत हुए थे, तो पहले जो 1 लाख केस हुए थे हमको 109 दिन लगे थे हमको। और अभी जो 16 से 17 जुलाई के बीच में हम 2 दिन में 1 लाख हो गए। तो ये लॉकडाउन, जब अनलॉक की प्रक्रिया हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है, अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है करीबन 1 महीने जून के आसपास। तो जून में हम लोगों की, अप्रैल से जून की हमारी एक्टिव केस ग्रोथ थी करीबन 7 से 8%। और हम जून के बाद में थोड़े लापरवाह हो गए और हम लोगों ने जो गलतियां की उसी की वजह से बेफिक्री में, या जो भी हम लोगों ने जो प्रिवेंशन लेने थे वो नहीं लिए। अब हमारी ग्रोथ रेट, एक्टिव रेट जो है करीबन 10% के आसपास है। और हम लोगों ने उस अनुपात में टेस्ट भी नहीं किए, और हमने ना इतना कोई टेस्ट का पैरामीटर भी सेट नहीं किया। अभी आप ये जो स्क्रीन पे ग्राफिक्स देख रहे होंगे, सबको दिख रहा होगा। तो ये जो केसेस है, ये जॉन हॉपकिंस का डाटा है। और बेसिकली जो ये बताता है कि अगर ये अभी जून में जो प्रिडिक्शन किए थे वो बिल्कुल उसी उसी दौर पर जा रहा है। आज हम लोग 10 लाख के करीबन 10,38,000 के केस हो गए हैं, और करीबन 25,000 मोर्टेलिटी रेट हो गया है। तो अभी बेसिकली हम लोग अगर सितंबर 31 अगस्त तक सोचें तो 3.2 मिलियन की करीबन टोटल पॉजिटिव केसेस हो जाएंगे। अगर आप इसको देखें जरा, तो 11 मार्च से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो ये जो मैं डाटा से ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि ये जो ग्रोथ है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बिल्कुल कर्व ऐसा जा रहा है। फ्लैट होने का जो सोच रहा था कि चाइना के हिसाब से पैटर्न पे हम चलेंगे, वैसा नहीं हुआ। और अब जो ये ग्रोथ है, अगर 31 अगस्त को पैरामीटर माने तो 3.2 मिलियन तक हो सकते हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि हम ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। यानी 3.2 मिलियन आपका कहना है, 32 लाख आंकड़ा हो जाएगा जो अभी 10 लाख पे रखा हुआ है। अगर हम लोगों ने कुछ प्रिवेंशन नहीं लिए हैं तो इमीडिएटली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज मेकर हैं और जो डाटा पे काम करते हैं, वो इसको बहुत बड़ी चीज को एक मिस आउट कर गए। मैं आपको इमेजिन होगा कि केवल 100 घंटे में, अभी राजेंद्र जी आप देख रहे होंगे, 100 घंटे में 1 मिलियन केसेस हुए हैं पूरे विश्व में। 1 मिलियन केसेस 100 घंटे में, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये बताया जा रहा है अमेरिका का तो जो एक्टिव हमारे से कम ही है, मतलब बुरा है हमारा हालत कि हम रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन हम 63% पे। लेकिन चिली ऐसी छोटी छोटी कंट्री और बड़ी बड़ी छोटी कंट्री है, वो भी हमसे अच्छा रिकवरी गेट को आ रहा है। तो हम लोग बेसिकली टेस्टिंग, जो मैंने आपको, अगर आलोक जी मुझे, मैं 10-11 मार्च को लिखा था कि TTT, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग, अगर हम इस पैरामीटर पे नहीं चले और साउथ कोरिया का मॉडल नहीं अपनाया, और बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया है, उसको मॉडल को नहीं अपनाया, तो हमारी ये अवश्य भावी है कि हम ये 30 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे। और वो ही हो रहा है। तो ये 30 लाख का आंकड़ा जो आपने दिखाया अभी अपूर्व जी, ये तो 30 लाख तक आप कह रहे हैं, क्योंकि ये आपने अभी ट्रेस किया है, 11 मार्च से आपने शुरू किया था और ये 9 सितंबर तक आप पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस जगह भी मुझे जो चिंता दिख रही है इस ग्राफ में, अगर आप इसके आगे भी, क्योंकि आप तो ये
जहां तक इसमें लाल डॉट्स दिख रहे हैं जितने स्क्रीन पर, हाँ ये दिख तो रहा ये प्रोजेक्शन है, यानी भविष्यवाणी है। है। और हाँ कहा तो ये जा रहा था कि साहब ये बढ़ने के बाद फिर फ्लैट होना, मतलब ये लाइन ऊपर की तरफ जाने के बजाय साइड में जाएगी, फिर नीचे की तरफ जाएगी। तो ये तो और जिस तरह बढ़ता दिख रहा है, मैं मामूली आदमी की तरह, मैं तो अर्थशास्त्र ये सांख्यिकी नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इसी लाइन को अगर सीधे खींचता चलूं तो ये तो और ऊपर जा रही है और बहुत खतरनाक दिशा में बढ़ रही है। तो क्या ये बिल्कुल। आगे जाके फ्लैट होने के आसार दिख रहे हैं या इसी तरह चलती रहेगी? अब आपको एक और दिलचस्प देता हूँ कि एविटमिन जो जो एविटमिनलिस्ट होते हैं, जो महामारी रोग विशेषज्ञ होते हैं, बेसिकली इनके पास इनका जो एक तर्क है कि जब तक ये महामारी, अगर इसको महामारी मानते हैं, तो वो जब तक कुल पॉपुलेशन की 60-70% लोगों को अफेक्ट नहीं करता है, जब तक उसका पीक नहीं आता है। तो भारत का कितना आंकड़ा होगा सर, आप समझ सकते हैं 70% के हिसाब से, 135 करोड़ जनसंख्या में 80-90 करोड़ तक का नंबर जाना चाहिए। अगर ये इस बीमारी को आपने टेस्ट नहीं किया, अगर आप टेस्टिंग पे ध्यान दे ही नहीं रहे, तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि अगर आपने मान लिया, चलो एक मानक टेस्ट बनाया, 800 रुपये इसकी कीमत रखी, और 800 रुपये कीमत रखने के बाद अगर आपने 10 लाख टेस्ट भी एक किए, तो 1 साल लग जाएगा भारत को टेस्ट करने में। और हमारा जो हेल्थ बजट है अबाउट 70,000 करोड़ है, तो उसका अगर हमने मान भी लिया कि हम लोग करते हैं 10 लाख टेस्ट रोज, तो करीबन 80 करोड़ रुपया खर्च होता है, और 80 करोड़ खर्च होता है, तो वो 30,000 करोड़ के आसपास होता है, और जो हमारे हेल्थ बजट का 40% होता है। क्या हम इस महामारी को रोकने के लिए 40% में खर्च नहीं कर सकते? ये आंकड़े पर काम करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट। जी, और राजेंद्र को मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। हालांकि मुझे लग रहा था कि राजेंद्र खुद जहाँ इच्छा होगी वहाँ जुड़ जाएंगे, लेकिन राजेंद्र, आपने भी कुछ अध्ययन किया हुआ है जो अपूर्व कह रहे हैं, और जो आपने जो डेटा निकाले हैं वो मैच कर रहे हैं या कहीं थोड़ा वेरिएशन है? नहीं, मैच कर रहे हैं। मैं दरअसल कल ही कैलकुलेट कर रहा था, देख रहा था। मैं स्टैटिस्टिकल मॉडल और उन सब चीजों का इस्तेमाल ना करके सिंपल अर्थमेटिकल मॉडल जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें अगर, तो अब तक जो ट्रेंड पिछले 8-10 दिनों में दिखाई दिया है डेली केसेस का, अगर ये कंटिन्यू करता है तो 31 जुलाई तक मोटे तौर पर 22 लाख केसेज अपने देश में हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये लगता है मतलब इस डेटा से ये निकल के आ रहा है। दूसरी बात, जो मौतों की संख्या है वो बहुत चिंताजनक आने वाले दिनों में होने जा रही है। लोग अभी निश्चिंत इसलिए, सरकार कहती है हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, हालांकि इतना कम भी नहीं है जितना उसे कहा जाता है, लेकिन हाँ 138 करोड़ की पॉपुलेशन, 135 करोड़ की पॉपुलेशन देखें तो वाकई वो बहुत कम नजर आता है। लेकिन जिस तेजी से अभी बढ़ा है, अगर आप इस दौरान ही देखें, एक महीने का पिछले देख लें, कि एक महीने में जो हमारे यहाँ डेथ्स है वो बढ़ी हैं, कुल मिला के 13,347 डेथ्स हुई हैं एक महीने में। और ये जो ग्रोथ हुई है एक महीने में, ये ग्रोथ है 108% मौतों की संख्या में, मौतों की संख्या में। जी। तो ये अगर ट्रेंड जारी रहा तो जो अगस्त की बात, मुझे लगता है अपूर्व जी ज्यादा स्टैटिस्टिकल उन पे काम करते हैं तो हमें करेक्ट करेंगे अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो, कि 31 अगस्त तक मेरे हिसाब से ये मरने वालों की संख्या लगभग 50 के आसपास पहुंच चुकी होगी। 50,000 जी, 50,000 के आसपास पहुंच चुकी है। 50,000, ये जब आप कह रहे हैं राजेंद्र, और ये मैं दर्शकों को साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, ये दूसरे की जब मौत होती है जो आपके आस पड़ोस नहीं होता है, तो ये गिनती लगती है। आप अपने आस पड़ोस एक भी इंसान, आपके जानने वाले, आपके परिचित किसी एक की जान चली जाए इस बीमारी से, तब समझ में आता है कि ये दरअसल कितनी बड़ी मुसीबत है, कितना बड़ा कष्ट है। और जिन परिवारों में, मैं तो ये आग्रह करूंगा, पता करिए अपने आसपास जानने वालों में, अगर किसी परिवार में किसी की जान गई है, टेलीविजन चैनल के रिपोर्टरों के अंदाज में नहीं कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन उन परिवारों का हाल पता करने का प्रयास कीजिए। वो किस मुसीबत से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो लोग अपनों को खो चुके हैं। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ऐसा हो जाए तो क्या हो, और तब आपको समझ में आएगा कि इस वक्त इस बीमारी से मुकाबले के लिए कितना एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और क्यों जो बातें यहाँ अपूर्व बता रहे हैं उनको हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि भारत का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छा है, और भारत में तो हमने इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन बना दिया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये रिकवरी रेट जो सामने उपलब्ध डेटा है,
पहला तो सवाल यही है कि जो डेटा है क्या वो सही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार टेस्टिंग नहीं कर रही है तो डेटा सही नहीं है। नहीं, तो जो डेटा है उसके आधार पर क्या हम दुनिया का सबसे अच्छा रिकवरी रेट हमारे यहाँ हम ये क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये मैं थोड़ा सा ब्लंट हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे सरकारी आंकड़ों पे कम विश्वास रहता है, लेकिन जो भी आंकड़ा अवेलेबल है, क्योंकि आंकड़े आप दूसरी कंट्रीज तो कर रही हैं, तो हम वहाँ से कंपेरेटिव डाटा एनालिसिस करते हैं। और भारत की माना कि इम्यूनिटी अलग है, थोड़ा क्लाइमेट अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आपने सबसे अच्छा काम किया है, तो ये एक तरह से झूठ है। झूठ मतलब डाटा लाई बोलते हैं इसको, कि कड़वा झूठ, सफेद झूठ है ये। अगर आपने एक रिकवरी कर ली होती या एक्टिव तो आपका जो एक्सपेंशन ग्रोथ है वो इतना ऐसा नहीं जाता है। आपका फ्लेटनिंग चालू हो जाती, स्टार्ट हो जाती, प्रारंभ हो जाती, फ्लेटनिंग स्टार्ट नहीं हो। गवर्नमेंट ने तो ये भी दावा किया कि फ्लेट कर लेंगे, 1:5 का 1:2 पे ले आएंगे। चाइना का वुहान का आप देख लीजिए, उन्होंने क्यों लॉकडाउन खोला कि 1:2 के आसपास आ गया था, कि वही 3 में 1:2। अब हमारे यहाँ 1:7 में आसपास जा रहे हैं, कि एक होता तो 7 हो जाता है। इतना गुना का डिफरेंस है। तो किस तरह से ये जो आंकड़े आते हैं और जो सरकार घोषणा करती है, इसका तो मुझे कोई आधार नहीं दिखता है। बीच में कि जन आंदोलन जरूर बनाया है, ये इसको मैं मान सकता हूँ कि काफी अवेयरनेस है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इसमें योगदान है, इसको मानता हूँ। लेकिन जमीन पे काम नहीं हो रहा है। रालोद जी, इस सरकार की समस्या यही है, ये समस्या ये है कि ये 100 बोलते हैं, होता एक है। प्रधानमंत्री ने जो कल कहा राजेंद्र, उसमें एक बात और कही उन्होंने, और वो ये थी कि भारत का ग्रास रूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो ग्रास रूटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो सचमुच है? वो दिखता क्यों नहीं? अगर है तो फिर क्या वजह है कि बंबई जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में लोग घंटों घूम रहे हैं एक अस्पताल के बेड के लिए? मुंबई में अब कम है, ये भी मैं कहूंगा, मैं मुंबई के बारे में ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सरकार ने बेड क्रिएट किए हैं, बड़ी बड़ी फैसिलिटी बनाई है, स्टेडियम। और ये काम इस सरकार ने, मेरा ख्याल है, इस देश में सबसे पहले शुरू कर दिया था कि बड़े पैमाने पर इमरजेंसी फैसिलिटी क्रिएट की जाए। लेकिन बाकी जगह, आप रांची से जुड़े हैं, झारखंड में, बिहार में क्या हाल है? पहले तो मैं रिकवरी रेट पर डेटा बता देना चाहता हूं, जो अपूर्व जी ने कहा, तो उसको डेटा के साथ मैं उसे कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कितना सच है। हमारा जो रिकवरी रेट है वो 63.06% है। ये परसों के डेटा के आधार पर है। ब्राजील का रिकवरी रेट 65.92% है। ब्राजील दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। रूस का रिकवरी रेट 69% है, ये चौथा सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। पेरू का रिकवरी रेट 66% है, 66.36, ये पांचवा सबसे बड़ा संक्रमित देश है। और चिली का रिकवरी रेट 90.10% है। इसके अलावा सऊदी अरबिया का रिकवरी रेट 72.07% है, टर्की का 91.15% है, और इटली का 80.13% है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा रिकवरी रेट द बेस्ट है? और इसकी वजह जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डीप ग्रास रूटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। अब उस पर आते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दूंगा। बिहार में 13 करोड़ पॉपुलेशन है, और बिहार में 38 जिले हैं। 38 में से 16 जिले ऐसे हैं जहां आईसीयू फैसिलिटी आज की तारीख में भी नहीं है। बिहार में जो वेंटिलेटर्स केंद्र सरकार ने जितने भी भेजे, संख्या बहुत कम थी, अब तक इंस्टॉल नहीं हुए हैं। बिहार में 50% डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है। बिहार में नर्सेज की 50% पोस्ट खाली है। और अभी हाल में आपने फोटो देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, कि बिहार सरकार के एक डिप्टी सेक्रेटरी को वहां के एम्स में बेड नहीं मिला, और वो गलियारे में लेटे हुए दिखाई दे रहे थे, उनकी डेथ भी हो गई। और हम ये कहें, मतलब पटना जो राजधानी है देश के दूसरे सबसे बड़े आबादी के हिसाब से दूसरे सबसे बड़े राज्य की, वहां पर डिप्टी सेक्रेटरी की मौत इस वजह से हो जाती है कि वहां बेड नहीं था और इलाज नहीं हो पाया। उनके बेटे ने ट्वीट भी किया है ये। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है? जी, तो अब मैं अपूर्व का फिर लौटता हूँ। अपूर्व एक कोई नया डेटा लेके आए हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो हम लोगों ने जब एक
एक्टिव केसेस का जो बेस है हमने देखना स्टार्ट किया, ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी आप, तो आप देखिए कि ये बेसिकली कहाँ जाना था और कहाँ पहुंच गया। आप देखिए रेड वाली कर्व जो आपको कर्व दिख रही है, ये आपको अभी 14 जून के बाद के आसपास देख लीजिए, ये रेड वाली लाइन है, ये है आपकी केस ग्रोथ ऑन एक्टिव केस बेस। या जी, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप फिर से दोहराएंगे सवाल को? केस ग्रोथ ऑन एक्टिव केस बेस जो नीली लाइन है, ये क्या दिखा रही है? जो एक्टिव केसेस जो हैं वो लाइंस जो आपको बता रही है कि ये ग्रोथ जो अभी चल रही है वर्तमान में, मतलब जो लोगों को बीमारी हुई है और वो ठीक नहीं हुए हैं, ये उन लोगों का नहीं, एक्टिव केसेस हैं, मतलब टोटल केसेस होते हैं आलोक जी, और एक एक्टिव केसेस हैं, ये एक्टिव केस है। एक्टिव केस ये बताता है कि मतलब अभी भी है इनको वो कोरोना, ये ठीक नहीं, बीमारी इनकी ठीक नहीं हुई है, ये है उसका ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। उसमें रोज कितनी ग्रोथ हो रही है ये दिखा। हाँ, तो हम लोग इसको चल रहे हैं, तो अप्रैल से जून तक की हमारी ग्रोथ करीबन 7 to 8% थी, जो अब जैसे अनलॉक स्टार्ट हुआ हम लोग देखिए ब्लू वाली रेट को टच कर रही है, दिख रहा है आपको 19 अप्रैल के आसपास जी, 19 अप्रैल के आसपास, ये देखिए आप यहाँ पर, मेरा यहाँ पर देखिए आप जी। और अब वो जैसी कायदे से जो होना चाहिए कि हमको इस रेड लाइन को फ्लेट करने के लिए 5 के नीचे जाना चाहिए, 5% के नीचे, लेकिन हम जा रहे हैं 10% के ऊपर। अभी जून का आंकड़ा है ये मेरे पास, अभी और आंकड़ा मैं देखूंगा तो ये जुलाई में आपको दिखाऊंगा, तो ये जुलाई से होते होते 10% के आसपास, ये आंकड़ा हम लोगों ने 9% से आसपास ही करना है, ये जुलाई का मतलब करीबन जून एंड तक आ गए थे हम इस बात पे, तो ये 10% को भी क्रॉस कर गया है, मतलब एक्टिव केसेस की ग्रोथ है ये। आप स्क्रीन पे लोड, अब आप लोग सकते हैं, ये जो लाल लाइन है ये ऐसा है जो होना चाहिए था, ये था, होना नहीं चाहिए था, ये होना, ये प्रेडिक्शन है आगे, ये आगे प्रेडिक्शन है मेरी, ये प्लस और ये और जो हल्की नीली लाइन दिख रही है वो वास्तविकता है। हाँ, तो ये ब्लू वाले को टच कर गया था वो ट्रेड को, बीच में इनको हम किसको बोलते हैं कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया था, लेकिन इसके बाद में ये हम लोगों की लापरवाही कह ले, सरकार की कुछ गलत नीतियां कह लीजिए, उस वजह से ये 10% के आसपास पहुंच रहा है। तो ये जो स्थिति है, अब इसमें बुनियादी सवाल तो ये है पहला कि जितने आंकड़े सामने दिख रहे हैं वो कितने भरोसेमंद हैं, उसके बाद आगे की बात हो। जैसे अभी लोग कह रहे हैं अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, दूसरा कह रहे हैं टेस्टिंग हो नहीं रही है, एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नाम की टर्मिनोलॉजी चल रही है, तो वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कितने काम की, जैसे आपने पुल सैंपलिंग कहा, उसके मुकाबले यहाँ हो रहा है कि बिना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम नहीं चलेगा। आलोक जी, जब ये सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप नहीं बनाया था तो मैंने एक आइडिया सरकार को दिया था, मतलब बहुत पुरानी बात है, करीबन लॉकडाउन के 2-1 दिन पहले मैंने एक डाटा वार्निंग की थी, जिसमें बताया था कि सिंगापुर ने एक अपना एक ऐप बनाया है और बहुत बढ़िया, टेस्ट टुगेदर नाम था उस ऐप का। उस टेस्ट टुगेदर के आधार से आप एक ऐप बनाइए, लेकिन आरोग्य सेतु में बेसिक मैंने बहुत लिखा है आलोक जी इस पर, आरोग्य सेतु पे, और आरोग्य सेतु को मैं अभी भी नहीं मानता कि वो अप टू डेट एप्लीकेशन है, क्योंकि वो उसमें जो डाटा फीड किया जा रहा है वो भी सरकार, और वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, आपको पता ही होगा उसके बारे में। उसमें कुछ ओपन सोर्स नहीं था पहले, हम लोग कुछ एट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते उसमें, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो अब ओपन सोर्स भी हो गया, पहले ओपन सोर्स भी नहीं किया था, तो अभी इसमें बहुत सारी कुछ चीजें अपडेट करना चाहिए, लेकिन हमने जो एप्लीकेशन बनानी थी टेस्ट टुगेदर को और अच्छा करके, वो हम लोगों ने नहीं हुई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब सरकार को एक SMS नंबर जारी करना था और लोगों की एक लोकेशन, अभी सरकार के पास में सारा डाटा तो रहता ही है, सारे टेलकोस उनके पास में, तो UGS LBS इनको ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी कि आप कोई किसी एप्लीकेशन को रोल आउट करें, आप आराम से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में टेलको नेटवर्क है पूरा, आपके पास OTT नेटवर्क है आपके पास में, तो यू कैन इजीली यूज द लोकेशन ऑफ द, आप किसी भी यूजर की लोकेशन को आराम से, GPS की मीटर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, और आपको जो एक्टिव केसेस उनको पकड़ना था, लेकिन आपने ये काम नहीं किया, आपने ना कुछ ट्रेवल, जितने भी ओवरसीज ट्रेवलर थे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं की, तो सरकार ने सिस्टमेटिक अप्रोच शुरू से काम नहीं किया, गलती वहीं से होना स्टार्ट हो गई थी, और हम लोगों ने इसको जो बाकी जो हम लोगों ने इसमें उलझ गए कि हम लोग बाकी काम करने लगे, लेकिन काम हम जो को जमीन पे करना था हम चूक गए। तिवारी जी ने साउथ कोरिया का मॉडल दिया, ईरान बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है सर, ईरान का मॉडल भी हम लोगों ने नहीं अपनाया, बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम भी किया है,
लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं अपनाया। वो लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज अनलॉक, हाँ, नहीं आप बात पूरी कर लें फिर पूछता हूँ। बेसिकली जो हम लोगों ने गलतियां की हैं, हम लोगों ने टेस्टिंग, क्योंकि इसका अभी आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिंग जितना जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपको फायदा हो रहा है। अब दिल्ली का एक पैरामीटर, दिल्ली के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन दिल्ली ने कम से कम टेस्ट तो किए ना। टेस्ट एंटीजन किए या RC8 वाला कराए, वो अलग 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 मसला, उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन एक तैयारी, एक माइंडसेट तो था दिल्ली वालों का, मुंबई वालों का। लेकिन पूरे देश में, जैसे तेलंगाना में हो रहा है, तमिलनाडु में देखिए आप केसेस स्पाइक हो रहे हैं, या बेंगलोर में री लॉकडाउन हो गया। ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने इस महामारी को बहुत लाइटली लिया। अब और हम लोग इसको सोच रहे हैं कि इम्यूनिटी है, हम लोग इंडिया वाले अलग तासीर के बने हुए हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी पे महामारी काम नहीं करती। महामारी कोई डंडा लेकर ठीक नहीं होती है सर। मेरा यही मानना है कि महामारी के लिए विशेषज्ञ लगते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट लगते हैं। मैंने इस पर लिखा भी है कि कोई कानून व्यवस्था का मसला नहीं है कि आप डंडा उठा के लोगों को अंदर कर देंगे और ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है अपूर्व आपके पास कुछ और नया डेटा, मैं एक चार्ट देख रहा हूँ, क्या उसको सामने आप दिखाया जाए? हाँ बिल्कुल सर जी। आलोक जी, ये तो डाटा तिवारी जी के पास भी होगा। ये डाटा मैंने वहां से कोविड ट्रैकर से उठाया है। अब देखिए तिवारी जी, राजन जी, मैं आपको देखना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश का स्पाइक देखिए आप जी, हरियाणा का स्पाइक देखिए। ये तो आपको रॉ डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको अपना विश्लेषण अभी सामने सब बताऊंगा। आप देखिए, ये केरला का देख लीजिए आप, ये महाराष्ट्र में देख लीजिए। जो आपको न्यू हाई बता रहे हैं 14 डे का हाई है, 14 डे का लो। आपको कलर्स में बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? ठीक। तो ये आंध्र, तो इस लाल रंग में है, ये न्यू हाई है, ये मैं बता दूं दर्शकों को। और जो पीले रंग का बैकड्रॉप जिसमें दिख रहा है वो 14 दिन का हाई है। और हरे रंग में 14 डे लो होना चाहिए। हरे रंग एक भी नहीं दिख रहा है, इसलिए वो नहीं है कोई, ग्रीन कलर में कहीं भी 14 डे लो नहीं है। 14 डे हाई है इसमें और न्यू हाई है। आंध्रा में देखिए न्यू हाई है 17 जुलाई का। वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, असम न्यू हाई है, हरियाणा और केरल न्यू हाई है। केरल जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि वहाँ काफी कंट्रोल हो गया, इसके बावजूद वहाँ एक न्यू हाई नजर आ रहा है। अब मैं आपको इसको इनसाइड बताता हूँ। ये तो आपने रॉ डाटा देख लिया। जो स्टेट्स अनरिवील्ड थे, मतलब जहाँ टेस्टिंग न के बराबर हुई थी, केरला को एक्सेप्शन निकाल देगा, वहाँ टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जहाँ टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है आलोक जी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये हरियाणा हुआ, यहाँ पर केसेस में स्पाइक आ रहा है। मतलब ये थ्योरी को प्रूव करता है कि हम लोगों ने टेस्टिंग नहीं की। और वो क्या होता है कि हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं सिम्टमेटिक टेस्ट कर रहे हैं। जिनका टेस्ट सिस्टम मिल रहा है हम उनका टेस्ट कर रहे हैं, जिनका सिस्टम नहीं मिल रहा है अनसिस्टेमेटिक टेस्ट नहीं कर रहे हैं। सब दिक्कत क्या है कि अब केसेस वहां तक पहुंच गए जहां सिम्टम्स ज्यादा हो गए, तो आपको करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है। क्योंकि आपको पता है कि आपको ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं, आपको बहुत सीवियर टेंशन। आपको मैं एक और डाटा दिखाता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मतलब आप वो जो बेसिकली हमें बताता है कि हम लोगों ने इस बीमारी को कितने हल्के से लिया है। अभी मुझे वो मिल नहीं रहा, मैं उसको उसका एक फिगर है। मैं तब तक एक टिप्पणी राजेंद्र जी से ले लेता हूँ। MIT की स्टडी आई थी जिसने 84 देशों का जो डेटा है उस पर वर्क किया और उससे इंसाइट्स निकाले और आगे के प्रेडिक्शंस भी दिए हैं, प्रोजेक्शंस कहें उसे, वो दिए हैं। उनका कहना है कि फरवरी 2021 में भारत में रोजाना 2,87,000 केसेस आ रहे होंगे। और ये तब आ रहे होंगे, बहुत स्वाभाविक है कि जब उतने टेस्ट हो रहे होंगे, लेकिन इतने केसेस आ रहे होंगे। और नंबर 2 पर अमेरिका होगा जहां 90,000 केसेस आ रहे होंगे। इसके अलावा उस स्टडी में ये भी कहा गया है, वो ये मान करके चल रहे हैं कि अप्रैल या जून से पहले कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आने वाली। और तीसरी बात उन्होंने भारत को लेकर खासतौर पे लागू होती है, उनका कहना है कि जिन देशों में पॉलिटिकल लीडरशिप बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही, सिर्फ रेटोरिक्स पे चल रही है, उन देशों में हालत सबसे खराब है। और एग्जाम्पल के तौर पर भारत कहा गया और अमेरिका, कि अमेरिका में ऐसा हुआ है, भारत में ऐसा है, और भी कुछ देश हैं
जिनका नाम लिया जा रहा है, जिसमें ब्राजील है, लेकिन मैक्सिको को भी कहा जा रहा है कि वहां भी बहुत ज्यादा केसेस आएंगे। हालांकि नाम ईरान का भी उस स्टडी में है कि जो फरवरी के आसपास ईरान नंबर 3 या नंबर 4 पर होगा डेली केसेस के मामले में। और इंडोनेशिया का नाम भी है कि इंडोनेशिया में मामले तेजी से बढ़ेंगे। तो ये चीज रही। दूसरा मैं जो बताना एक बात और चाह रहा था कि जो हमारे यहाँ अभी तक टोटल पॉपुलेशन टेस्ट से कवर हुई है वो सिर्फ 0.9% है। 9%? 0.9%। 0.9 मतलब 1% भी पूरा नहीं, 1% भी पूरा नहीं हुआ है। और ये जो कवरेज है वो अमेरिका में 13.80% है, मतलब 13.80% लोगों का टेस्ट हो गया। तो अमेरिका लगभग 14% लोगों को टेस्ट कर चुका है, तब वहां वो आंकड़ा आ रहा है जिसके सामने हम अपने को कंपेयर कर रहे हैं, जिस पर लोग हमें कहते हैं कि भाई आप अमेरिका की बात क्यों करते हो, आप भारत की बात करो, भारत इतना बड़ा देश है। और हम अभी 1% से अंदर टेस्ट कर पाए हैं। जी। और ब्राजील, जहां पर वहां भी बहुत ज्यादा केसेस हैं, ब्राजील ने 2.31% ऑफ पॉपुलेशन का टेस्ट कर लिया है। हमसे करीब 2.5 गुना पॉपुलेशन उन्होंने कवर कर ली हमारे मुकाबले रेशियो में। और रूस में 17% पॉपुलेशन का टेस्ट हो गया है। अगर ब्रिटेन पे आएंगे तो ब्रिटेन में ये और ज्यादा परसेंटेज आएगा, वो हमने निकाल के नहीं रखा है सामने, लेकिन ये करीब 18% के आसपास, 18-19% के आसपास ब्रिटेन का आता है। तो अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल आ गया राजेंद्र, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं पूछ ही लेता हूं, तब तक अपूर्व भी कुछ नया डेटा ले आए हैं, उन पे चलेंगे। ये अनुपम जैन पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि नंबर ऑफ टेस्ट का अर्थ जितने लोगों को टेस्ट किया गया वो है, या एक आदमी अगर 5 बार टेस्ट किया गया तो आप उसको 5 गिन लेंगे और हमारी आबादी का परसेंटेज? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों। सरकार दरअसल जितने टेस्ट करती है उसको एक आदमी टेस्ट हुआ ये डेटा नहीं है अपने यहाँ कितने टेस्ट हुए ये डेटा है। तो जैसा मान लीजिए मैं भर्ती हुआ और मेरा एक अभी टेस्ट गया, सैंपल गया, अब वो पॉजिटिव आ गया मान लीजिए, उसके बाद 3 बार और 15 दिन लगभग 5 टेस्ट एक आदमी के होते ही हैं, मोटे तौर पे 5 टेस्ट होते ही हैं एक आदमी के, अगर वो पॉजिटिव पाया गया। पहले वो टेस्ट होगा, अगले हफ्ते दूसरा होगा, वो 14 दिन या 21 दिन में ठीक होगा, तब तक 3 टेस्ट हो चुके होंगे और अंत में वो नेगेटिव आएगा वो कंफर्मेशन के लिए। तो ये कुल मिला के 5 टेस्ट एक ही आदमी के होते हैं। ये बात तो सही कह रहे हैं। अपूर्व कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसको डाटा में भाषा में डुप्लीकेसी बोलते हैं और रिडंडेंसी बोलते हैं। रिडंडेंसी मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। तो हमारी सरकार ने जो आप आरोग्य सेतु की सवाल पूछ रहे थे, वही सवाल अब वापस आ गया कि अगर आरोग्य सेतु का उपयोग किया जाता है, इससे टेक्नोलॉजी को, इसको बोलते हैं कि इमर्जिंग मर्जिंग करता है, तो यूनिक आईडी बनता है। एक यूनिक आईडी बनता है। कोरोना पॉजिटिव हो तो आपके जितने भी केसेस हो रहे, टेस्ट हो रहे हैं, आपके एक यूनिक आईडी पे एक ही टेस्ट केस मानता है उसको। तो इससे आपको एक पूरा क्लियर विजन दिखता। सरकार को, अब जब मैं तो इतना टेक्निकली मतलब हूँ बैकग्राउंड पर, लेकिन टेक्निकली मुझसे भी ज्यादा बेहतर लोग हैं इस देश में। सरकार ने उनकी सहायता क्यों नहीं ली? सरकार को यूनिक आईडी डाटाबेस में यूनिक आईडी प्राइमरी की बनता है। एक कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का छात्र हो आपको बता देगा। तो प्राइमरी की से आप रिलेट कर लीजिए, मैपिंग कर लीजिए, आपको एक ही केस मिलेगा। सरकार ने आरोग्य सेतु का रोल आउट किया था, बहुत अच्छा किया था, लेकिन रोल आउट करने का उपयोग क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी यहीं काम आती है सर। दूसरा सवाल था उनका कि हम कैसे भरोसा करें कि ये एक ही 5 टेस्ट है, 6 टेस्ट है। इसका सॉल्यूशन ये की है कि आप जितने भी नेगेटिव हो रहे हैं, सरकार को उसी टाइम उसका डाटा आपको, इसको बोलते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि डाटा माइनिंग जो शब्द होता है, वो माइनिंग वाली टेक्निक यूज करके आसानी से किया जा सकता है, जो नहीं किया गया। इसमें भी गलतियां हैं। अब मेरे पास में एक आंकड़ा है। अभी आपको ये 6 सिम्टम दिख रहे होंगे बेसिकली, अभी तो शुरू में दिख रहे होंगे। फर्स्ट स्टेज में फ्लू लाइक विथ नो फीवर, ये फ्लू विथ फीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीवर, सीवियर लेवल 1 फैटिग, सीवियर लेवल 2 कंफ्यूजन, सीवियर लेवल 3 एब्डोमिनल पेन एंड रेस्पिरेटरी। ये जो सिम्टम्स हैं, अब सरकार ने
अब मैं आपको वही बता रहा था कि जो मैंने ग्राफिक्स था कि हरियाणा में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, तमिलनाडु में, ये शुरू के 3 जो सिम्टम है बहुत नॉर्मल सिम्टम है, इसमें 1 to 8% का रेशियो रहा। लेकिन जब 4 to 5-6% पर जाते हैं तो ये एक्टिव केसेस हो जाते हैं करीबन आपके 16 to 17%। यही कन्वर्जन हो रहा है। सीवियर लेवल 3 एब्डोमिनल पेन रेस्पिरेटरी, सीवियर लेवल 2 कंफ्यूजन हो रहा है, हेडेक, लॉस ऑफ स्मेल और कफ, फीवर। ये 4 to 5-6 जो लेवल है, ये जो बेसिकली सिम्टम है, ये अगर ये आपके इसमें आना स्टार्ट हो गए तो आपका टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है। अब आपको मैं स्क्रीन पे आ जाऊं मैं। हाँ जी, हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि 4 to 5 तो 6 हैं जो जी, ये स्क्रीन पे अपने स्क्रीन पे दिख सकता है क्या साथ में अपने? हाँ साथ में भी आ सकता है, उसको लगा दीजिए। हाँ, जी। तो ये बेसिकली 4 to 5-6 की जो हम लोग देख रहे हैं सीवियर लेवल, ये 4 to 5-6 जो जो 3 जो लास्ट के 3 सिम्टम है, इनका कन्वर्जन ही एक्टिव केसेस है। ओके। अब आप समझे, अब ये 16% पे जा रहा है, अब 10-11% पे जा रहा है। अगर ये केसेस बढ़ते गए, मतलब ये सिम्टम दिखते गए, सरकार कुछ टेस्ट नहीं कर रही है, मतलब आपको बीमारी हो चुकी है। हाँ। आप समझिए मेरी बात को, समझे, मतलब कि शुरू के 3 का टेस्ट करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। आप 4 to 5-6 तो ऑलरेडी पेशेंट हैं, सरकार टेस्ट करे ना करे, उनकी इलाज करनी है सरकार को। तो 16% तक ये पहुंच चुका है। तो यानी आपका गंभीर सिम्टम सामने आ चुका है, अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया कि आपने टेस्ट किया है कि नहीं किया है। आपको अल्टीमेटली ट्रीटमेंट देना है, आप दीजिए उनको, वो कोरोना पॉजिटिव है। ये चिंताजनक बात है। हम लोग इस पे थोड़ा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हंस रहे हैं, लेकिन ये अब बात हंसी की इसलिए हो रही है क्योंकि वो मजाक के अंदाज में इसको लिया जा रहा है। ये हंसी इसलिए नहीं आ रही है कि कोई बड़ी अच्छी चीज है जिससे हम लोग खुश हो रहे हैं। ये बहुत तकलीफ की, दुख की, रोने की बात है। दरअसल हमको अपना सिर पीटना चाहिए इस परिस्थिति में, जो हाल है इस देश का। ऐसे में जो सवाल लोग पूछ रहे हैं वो फिर अभी अनेक सवाल उठ रहे हैं। ये जो 2 लाख रोज का आंकड़ा राजन ने बताया, अभी राजन आप कह रहे थे कि 2 लाख रोज आ जाएंगे, 2,88,000 2,88,000 एक रोज के, जी, मतलब लगभग 3 लाख रोज हो गया। तो ये तो बहुत खतरनाक आंकड़ा होने जा रहा है। तो वो सवाल अपूर्व उस समय आप नीचे देख रहे थे, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ कब होगा, और मैं जो आपने पहले कहा था कि साहब 70% पॉपुलेशन तक ये बीमारी जब पहुंच जाती है तब पीक होता है, तो क्या हमें अभी साल 2 साल 3 साल के लिए तैयार होना होगा जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए, इलाज ना आ जाए? बिल्कुल, हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। हमको बैठ के जितने भी विशेषज्ञ हैं उनको बिठाना पड़ेगा साथ में, और उनके साथ में एक रणनीति बनाना पड़ेगी। हम लोग हवा में बहुत बातें कर रहे हैं, मतलब वहां से कुछ उठा लिया, वहां से कुछ कर लिया, यहाँ से कुछ कर लिया। एक साइंस है, एक डाटा है, डाटा साइंस है, ये एक मेडिकल साइंस है। दोनों को बिठाइए, विशेषज्ञों को बिठाइए, एक रणनीति बनाइए। योजना आयोग में लोग बैठे हुए हैं, बैठ के पॉलिसी बनाइए, उस पर काम कीजिए, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाजिए। आप सरकार में बैठे हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ तिवारी जी, देखिएगा कितनी बड़ी गलती की सरकार। जब अनलॉक कर रहे थे आप, तो आपको लगा कि हम हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर लेंगे। जैसे आज यूके ने दावा किया कि हम हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर चुके हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी लोगों में। मतलब लोग अपने आप एंटीबॉडी डेवलप करेंगे अंदर। ये अगर ये सरकार ये सोचती है तो वो हर्ड इम्यूनिटी को नहीं जानती है। हर्ड इम्यूनिटी केवल अपने आप से नहीं आती है, प्लाज्मा पे काम करना पड़ता है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है। सरकार दिल्ली में थोड़ी बहुत काम करती हुई दिखती है, बाकी कहीं पर नहीं दिख रहा है। और मैं आपको सवाल पूछूं कि 1 करोड़ होगा, हम इस डाटा को ना इतना लाइटली लेके आ रहे हैं। हम लोग भी, हमारी मानसिकता भी ऐसी होगी 1 करोड़ होगा, कोई बहुत माइलस्टोन नहीं अचीव कर रहे हैं हम लोग कि 15 अगस्त पे हम टॉप कर जाएंगे। ये तो जो जोक्स चलते हैं वो बहुत दयनीय भी लगते हैं कभी कभी, लेकिन क्या दे रहे हैं कि हकीकत है। लेकिन हम लोग अगर अचीव करने जाने हैं वहाँ बैठे, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये देश जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितने सोर्सेस नहीं है, देश को हमें पॉलिसी पे तो चलना पड़ेगा। एक पॉलिसी तो बना के चले, क्योंकि हम लोग जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे तो भी गलती तो होगी सर। सही बात है। और मैं अब इजाजत चाहता हूँ, काफी देर हो गई है, और मैं एक आग्रह करूंगा आप सबसे, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा संभव शेयर करें,
जिस तरह की यहाँ प्रतिक्रिया मिल रही है उससे लगता है आपको बात पसंद आई है, औरों को भी आएगी, काम की बात है। मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी भी बजाएं ताकि आपको नए लाइव की, नए वीडियो की खबर मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक भी करें। अपूर्व का फेसबुक पर डाटा वाणी नाम से आप ढूंढेंगे तो अपूर्व मिल जाएंगे, अपूर्व भारद्वाज, और वहाँ आप इनको भी फॉलो करें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखते हैं और काम की जानकारियां देते रहते हैं। राजेंद्र अनब्रेकिंग लाइव नाम से पेज चलाते हैं, और जनादेश नाम का एक पेज और नया अभी शुरू किया YouTube पर चैनल, जिसमें हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और सत्यहिंदी.com के साथ मेरा नियमित एसोसिएशन है, आप सबको पता है। तो सत्यहिंदी.com में मेंबरशिप स्कीम खुल गई है, दर्शकों को बता दूं, आप वहाँ मेंबर बन सकते हैं और उसके साथ लगातार परिवार के सदस्य के तौर पर जुड़ सकते हैं। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।